आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब जो हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वह है समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? चपटा होता है, सीधा आकार का होता है और उसके जो पीछे होता है ना, कलर किया होता है। समतल दर्पण के बारे में हम लोग सीखेंगे। समतल दर्पण, इसी को इंग्लिश में प्लेन मिरर भी बोलते हैं। प्लेन मिरर, क्या बोलेंगे इसको? प्लेन मिरर बोलेंगे। समतल दर्पण, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर बोलेंगे। ये जो समतल दर्पण होता है, ये जो समतल दर्पण होता है, यह सीधा, चपटा तथा पीछे से रचित किया होता है। रचित किया होता है, अर्थात इसके पीछे कलर किया होता है। क्या किया होता है? इसके पीछे कलर किया होता है। उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उसे ही कहते हैं समतल दर्पण। सीधा होता है, चपटा होता है और पीछे से कैसा होता है? रचित किया होता है। उसे क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। दोस्तों, ये जो समतल दर्पण होता है, यह हमेशा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है। और दोस्तों, ये जो सीधा होता है ना, ये सीधा कहते हैं हम लोग हैं, लेकिन पार्श्व रूप से कैसा होता है? तो उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अब ये पार्श्व रूप से उल्टा होता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जब आप अपने बाएं हाथ को उठाइएगा ना, तो दर्पण के जो पीछे से है वो लगेगा उसका दायां हाथ है। क्या है? उसका दायां हाथ है। उसी तरह से जब आप अपना दाहिना हाथ उठाइएगा ना, तो दर्पण के पीछे लगेगा उसका बायां हाथ है। मतलब आपके प्रतिबिंब का क्या है? बायां हाथ है। जिस तरह से अगर ये हमारे सामने में कोई दर्पण है, अगर इसके आगे हम इस तरह से आर लिख करके देखते हैं, तो ये हमारा आर बिल्कुल ऐसा दिखेगा। बिल्कुल कैसा दिखेगा हमारा आर? बिल्कुल ऐसा दिखेगा हमारा आर। मतलब अर्थात ये आर इस तरह से दिखेगा। इसी को बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। पार्श्व रूप से उल्टा इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्व रूप से उल्टा। और दोस्तों, यह प्रतिबिंब को समान आकार का दिखाता है। समान आकार का दिखाता है। समान आकार का दिखाता है। अर्थात हम जितने हाइट का रहेंगे
हमारी प्रतिबिंब उतने ही हाइट की होगी। मान के चलिए हम 5-5 के हैं, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी दर्पण के पीछे वह भी 5-5 की ही बनेगी। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। यह प्रतिबिंब को समान आकार का दिखाता है, अर्थात प्रतिबिंब क्या होता है, समान आकार का। अगर 2 फीट का रहेगा तो वह 2 फीट ही दिखाएगा। 2 फीट अर्थात वस्तु अगर 2 फीट की है तो प्रतिबिंब भी कितना हो जाएगा, 2 फीट ही होगा। प्रतिबिंब भी 2 फीट ही होगा। वस्तु अगर 2 फीट तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, 2 फीट ही होगा। आई होप आपको यह भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, समतल दर्पण के बारे में। अब जो है हम समतल दर्पण से जुड़े कुछ और फैक्ट पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर मान के चलो ये हमारे सामने में समतल दर्पण लगा हुआ है, हमने क्या बना दिया, समतल दर्पण बना दिया। अब यहाँ पर हम एक किसी व्यक्ति का फोटो बना देते हैं। अब मान के चलिए कि अगर ये दर्पण से इस व्यक्ति की दूरी 2 मीटर की हो, कितने मीटर की हो, 2 मीटर की, तो जो प्रतिबिंब बनेगा इस बच्चे की, इस व्यक्ति की जो प्रतिबिंब बनेगा यह भी 2 मीटर का ही बनेगा। कितने मीटर का बनेगा, यह भी 2 मीटर का बनेगा, यह भी 2 मीटर का बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, बराबर होती है। कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। कौन से दर्पण में होती है, तो समतल दर्पण में क्या होती है, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। आपके सामने में अगर प्रतिबिंब लगा हुआ है, अगर आप उससे 2 मीटर की दूरी पे या 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी 2 मीटर या 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। आप उससे जितना दूर पर है, प्रतिबिंब आपका उतना ही दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब आपका उतना ही दूरी पर बनेगा। आई होप आपको समतल दर्पण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग जो बात करेंगे समतल दर्पण के बाद, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण। और उस गोलीय दर्पण में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अवतल दर्पण तथा दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण, कैसे दर्पण को पढ़ेंगे हम, गोलीय दर्पण। दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है। मान के चलो एक गोलीय दर्पण है हमारे पास, हमने क्या किया, इसका 2 टुकड़ा कर दिया, हमने इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब एक टुकड़ा हमारा इस तरह से हो गया और एक टुकड़ा हमारा
इस तरीके से हो गया। और जब हम इसे अलग अलग करते हैं तो ये वाली लाइन हमें दिखती नहीं, क्योंकि इसे हमने क्या किया था, बीचों बीच काट दिया था। ये लाइन नहीं होती है यहाँ पर। अब दोस्तों, अगर इस दर्पण को हमने क्या किया, गोलीय दर्पण को दो भागों में तोड़ दिया। गोलीय दर्पण को क्या किया हमने, दो भागों में तोड़ दिया। अगर इस दर्पण का, ये दो दर्पण है हमारे सामने में, ध्यान रखिएगा, हमारे सामने में कितना दर्पण है, ये दो दर्पण है। अब किसी को अगर ये लगेगा तीन दर्पण है, एक दो तीन, तो दोस्तों इसी दो दर्पण, इसी एक दर्पण को हमने क्या किया, दो भागों में तोड़ रखा है। अगर ये दर्पण बाहर से कलर किया हो, बाहर से कलर किया हो, अगर ये दर्पण हमारा बाहर से कलर किया हो तो इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। कैसा दर्पण बोलेंगे इसे, अवतल दर्पण कहेंगे हम इसे। और इसी को बोलेंगे कनकेव, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुफा, गुफा क्या होता है, गुफा होता है बाहर से उठा हुआ होता है, और अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर में मतलब कुछ जानवर रहते हैं। तो गुफा क्या होता है, उठा हुआ रहता है, और अंदर क्या करते हैं, जानवर रहते हैं। तो वही ये क्या हो गया, गुफा हो गया। और ये जो दर्पण है, और अगर इस दर्पण का अंदर के सतह में अगर रजित किया हो, कलर किया हो, तो इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसे कौन सी दर्पण कहेंगे हम, उत्तल दर्पण कहेंगे। एक अवतल हो गया और एक उत्तल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स कहते हैं, कन्वेक्स। अगर आपके पास एक चम्मच हो तो आप चम्मच में जो उसके नीचे वाले भाग होते हैं, तो जो धंसा हुआ भाग होता है, वह बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह काम करता है। मतलब चम्मच का धंसा भाग, चम्मच का धंसा भाग अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, और चम्मच का उठा भाग, चम्मच का उठा भाग उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। आई होप आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहते किसे। अवतल दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, कलर किया होता है, अर्थात उठा हुआ पृष्ठ पर क्या होता है, कलर किया जाता है। और उत्तल दर्पण इसके अंदर के पृष्ठ में क्या होता है, अर्थात धंसा हुआ पृष्ठ में क्या होता है, कलर किया रहता है। अब ये जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहाँ पे एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, क्या यह जो अवतल दर्पण है, इसी को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अब इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक जगह मिला देता है। प्रकाश की किरण को क्या करता है, एक जगह मिला देता है। और जो उत्तल दर्पण होता है वह प्रकाश की किरण को दूर फैला देता है। कैसा फैलाएगा, वो दूर फैला देता है, और इसीलिए इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। अर्थात इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी इसे हम कहते हैं। आई होप आपको यह दो दर्पण में अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट पता हो गया होगा। अब यहीं पर हम सीख लेते हैं कि अगर ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो परावर्तन कहाँ होगा, परावर्तन इसके कहाँ पे हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहीं पे हम, परावर्तन जो होगा इसका धंसा भाग में होगा। धंसा हुआ भाग में क्या होगा, परावर्तन होगा, धंसा हुआ भाग में। और इसका जो परावर्तन होगा, ये उठे हुए भाग में परावर्तन होगा। परावर्तन जो इसका होगा यह उठे हुए भाग में होगा, उठे हुए भाग में परावर्तन होगा। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर आपको यह हो गया होगा। अब हम एक एक करके बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में तथा उत्तल दर्पण के बारे में। तो चलिए हम अवतल दर्पण से समझना शुरू करते हैं।
अब जो हम बात करेंगे यह हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है हमारा? उत्तल दर्पण है ये हमारा जो टॉपिक है, सॉरी अवतल दर्पण। हम जो बात करेंगे अब पहले अवतल दर्पण पर बात करेंगे। अवतल दर्पण पर बात करते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब ये जो अवतल दर्पण है, हमने थोड़ी ही देर पहले बताया कि अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण वैसे दर्पण होते हैं जो बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? कलर किया हुआ होता है, और अंदर के पृष्ठ पर क्या होता है? परावर्तन होता है। अंदर के पृष्ठ पर क्या होता है? परावर्तन होता है। अंदर के पृष्ठ पर परावर्तन होता है। ये अवतल दर्पण। इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या है? कलर किया हुआ है, और अंदर के पृष्ठ पर क्या है? इसका परावर्तन हो रहा है। अब दोस्तों इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? इस वाले पॉइंट को पोल कहेंगे, और इसी को हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ध्रुव कहते हैं। पोल से लेकर के इस मध्य तक की दूरी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसके बीच के भाग को फोकस कहेंगे। फोकस कहेंगे, और इसे हम सूचित करेंगे F से, और इसे सूचित करेंगे C से, और ये अंत की जो दूरी है इसको अनंत बोलेंगे। तो दोस्तों अवतल दर्पण को समझने से पहले हम दो पॉइंट पे और चर्चा करेंगे कि फोकस और वक्रता केंद्र पर पहले हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे नोट कीजिए। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम दो चीजों पर बात करते हैं। एक फोकस पर बात करते हैं, दूसरा वक्रता केंद्र पर बात करते हैं। दोस्तों ये पोल से फोकस तक की दूरी को हम, पोल से फोकस तक की दूरी को मतलब P तथा F तक की दूरी को, F तक की दूरी को फोकल दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। और P से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को, मतलब P तथा C के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, P तथा C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब कि ये पोल है और यहां तक की दूरी को, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और ये पोल है, यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब हम इसके बीच में रिलेशन समझते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी को हम छोटी f से दिखाते हैं। अब अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए f बराबर में क्या होता है, तो r का आधा होता है, r का आधा होता है, और r बराबर में क्या हो जाएगा, तो 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। f बराबर r का हाफ, और r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अर्थात अगर आपको फोकस दिया गया हो तो आप वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं, और अगर वक्रता त्रिज्या दिया गया हो तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं।
चलिए हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होगी? अगर वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों अगर वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन को पहले समझना है। क्या हमें क्या करता है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है, निकालना क्या है हमको? फोकस दूरी को निकालना है। मतलब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है और फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो हम लिख सकते हैं क्या हमारा यहाँ पर r इज इक्वल टू 6 मीटर है तो फोकस f बराबर क्या होगा? तो आपको हमारा फॉर्मूला याद होगा। f इज इक्वल टू क्या लिखा है? r बट्टा में 2 लिखा है, मतलब 6 बट्टा में 2। तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। कितना हो जाएगा? ये 3 मीटर हो जाएगा। ये 3 मीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी तरीके से हमें एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर फोकस 2 मीटर हो तो अगर फोकस 2 मीटर हो तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अब आपको हमारी फिर से फॉर्मूला को याद रखना है कि हमने जो आपको फॉर्मूला बताया है वो क्या बताया है कि अगर फोकस 2 है, मतलब फोकस 2 मीटर और r पूछ रहा है आपसे, तो r बराबर क्या लिखा हुआ है? 2f, मतलब 2 गुना में f का मान कितना है? 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? ये 4 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आपको फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में जो अंतर होता है वह आपको अंतर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर फोकस 2 मीटर हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है? 2 गुना होता है। फोकस का क्या होता है? 2 गुना होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसे नोट कर लें।